हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में। क्या रहने वाली है आरआरबी फार्मासिस्ट की एलिजिबिलिटी, सिलेबस और बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पर फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी अपडेट और फार्मेसी से स्टडीड मटेरियल आपको मिलते रहते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज आदिल रजा एंड वेलकम टू एडीएल फार्मेसी यूट्यूब चैनल। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है कि सर 2024 में फार्मासिस्ट की रेलवे में वैकेंसी कब आएंगी, क्या आफ्टर डी फार्मेसी या बी फार्मेसी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और रेलवे फार्मासिस्ट से अलग भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती रहती हैं। तो सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ आप एक्टिव रहना, जिससे कि आपको आने वाली सभी वैकेंसी की अपडेट आपको मिल सके। फार्मा रिगार्डिंग जो भी वैकेंसी अपडेट या इन्फॉर्मेशन होगी उसको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं रेलवे फार्मासिस्ट की। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि 2024 में जो भी आपके सेंट्रल लेवल पर जो आपके चुनाव आ रहे हैं उसको मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए भारत सरकार आरआरबी फार्मासिस्ट की बड़े पैमाने पर जॉब निकालने जा रही है, जो कि आपको जल्द से जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि आपके लिए आरआरबी फार्मासिस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या रहता है, जिससे कि आप उसके एग्जाम की तैयारी कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी फार्मासिस्ट की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो उसमें बात करेंगे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आरआरबी फार्मासिस्ट में अगर आपने डी फार्मेसी की हुई है आफ्टर 12th के बाद, और ध्यान रखना है कि आपको 12th आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यानी कि आपको 12th साइंस साइड से आपका 12th होना चाहिए। देन इसके बाद अगर आपने डी फार्मेसी की हुई है और आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है अपनी स्टेट की फार्मेसी काउंसिल में फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते। और अगर बैचलर डिग्री है आपकी फार्मेसी की, यानी कि बी फॉर्म आपने किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंडिया की, वो भी फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो भी आप इसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए। तो देखिए, ये तो हुई इसमें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर आपने 10+2 यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपने 12th करने के बाद, साइंस साइड से करने के बाद आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी की हुई है, और देन इसके बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है अपनी स्टेट की फार्मेसी काउंसिल में, और आपने अगर बैचलर डिग्री की हुई है, यानी कि अगर आपने बी फॉर्म किया हुआ है, साथ ही आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो आप इसमें ऑफकोर्स अप्लाई कर सकते हैं आरआरबी फार्मासिस्ट के। तो अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की कि आरआरबी फार्मासिस्ट में एज लिमिट क्या रहती है। तो देखिए, वैसे बात बता दूं कि इसमें कैटेगरी वाइज आपकी एज लिमिट रहती है, लेकिन अगर इसे एक औसत तरीके से, लेकिन अगर इसे आप एक एवरेज तरीके से माने तो 20 से 35 साल के बीच में इसकी एवरेज उम्र रखी गई है। इसकी एज लिमिट 20 से 35 साल के बीच में रखी गई है। तो अगर आप 20 से 35 साल के बीच में इसके अंडर में आते हैं तो आप ऑफकोर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो गाइज, आप सभी को बता दूं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अगर फार्मासिस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, अब अगर आपने डिप्लोमा फार्मेसी बी फॉर्म अगर आपने फार्मेसी की हुई है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा एग्ज़ाम पैटर्न में कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं आपके फार्मेसी से रिलेटेड आने वाले हैं। अगर आपने डिप्लोमा फार्मेसी की हुई है तो आपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो भी सिलेबस है वो कम्प्लीटली आपका इसमें आने वाला है। तो फार्मेसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इससे अलग भी आपके रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपको बता दूं कि इसमें टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें कि 70 नंबर आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी से आते हैं। देखिए, प्रोफेशनल एबिलिटी यानी कि जो भी आपका प्रोफेशनल, यानी कि जो भी आपके प्रोफेशनल सिलेबस होता है फार्मेसी का, तो देखिए इसमें आपके जो भी प्रोफेशनल एबिलिटी है इसमें आपके टोटल आपका फार्मेसी रिलेटेड आने वाला है। और आपके रीजनिंग, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से भी आपके क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, जिसमें कि आपके 10 नंबर का एप्टीट्यूड, 10 नंबर के रीजनिंग एंड 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस आती है। टोटल मिलाकर आपका 100 नंबर का पेपर हो, जिसमें आपके 70 नंबर फार्मेसी से एंड 30 नंबर नॉन फार्मेसी से पूछे जाते हैं। तो गाइज, ये हुआ आपका एग्जाम पैटर्न कि इसमें क्या क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। लेकिन अब इसके बाद आप बात करने वाले हैं इसके सिलेबस की, किसमें इसका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, फार्मेसी में क्या सिलेबस रहता है आरआरबी फार्मासिस्ट का। तो देखिए, आपसे बता दूं कि प्रोफेशनल एबिलिटी में आता है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल एबिलिटी,
इसमें आपके फार्मेसी के सब्जेक्ट आते हैं जैसे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में जो भी आपके रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं, एप्टीट्यूड से, वो आपके आते हैं। तो गाइस आप सभी को बता दूं कि आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपको अपने सिलेबस पर करना है फार्मेसी के। ये जो भी आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, अगर आप इस पर फोकस करोगे तो आप आसानी से इसका पेपर क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपका 100 नंबर का पेपर होता है। देन अगर आपने 100 नंबर में से अगर आपके 70 भी आते हैं तो आप इसे आसानी से, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ बनती है वो आपकी फार्मेसी से ही बनती है। फार्मेसी के जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनसे आपकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ निकलती है। तो गाइस नॉन फार्मेसी से भी आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आपके नॉन फार्मेसी से पूछे जाते हैं। देन इसके बाद आपकी आती है डॉक्यूमेंट प्रोसेस। देखिए डॉक्यूमेंट प्रोसेस में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि हमने मान लिया कि हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, या फिर आपकी जो भी आपने फार्मेसी की हुई है उसका सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। और आपको बता दूं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि ज़्यादातर इसमें आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो भी आपकी वैकेंसी आने वाली है उसमें एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पर सेंट्रल लेवल पर जो भी फार्मासिस्ट होगा, अदरवाइज उनमें उन जो भी नई वैकेंसी आती हैं उनमें सेंट्रल लेवल पर जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, क्योंकि जिनका भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होगा उन पर ज़्यादा फोकस होगा, तो उन्हें कहीं ना कहीं ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इन वैकेंसी से रिलेटेड। तो वैसे आप सभी को बता दो कि जल्द ही आपकी और अदर वैकेंसी आने वाली हैं। तो आरआरबी फार्मासिस्ट की आपकी वैकेंसी के लिए मैंने सुना है कि लगभग फरवरी या मार्च में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। साथ ही DSSS का जारी हो चुका है, जो कि आपके फरवरी माह में इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। और SSC फार्मासिस्ट के लिए भी जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो गाइस हमारे चैनल पर टोटल फार्मासिस्ट से रिलेटेड आपको वैकेंसी की अपडेट आपको मिलने वाली है। तो गाइज़ अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी फार्मासिस्ट की वैकेंसी की अपडेट आपको मिल सके। तो गाइज़ आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना।